कभी कभी आप ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि आपको लगता है कि अब कोई बचने का चांस ही नहीं है। नो चांस ऑफ सर्वाइवल ब्रो। तमाम तो उम्मीदें खो देने के बाद भी आप बच निकलें। उसके बाद एक परेशानी से निकलें, फिर दूसरी में फंस जाए, फिर दूसरी से निकलें, तीसरी में फंस जाए, और हर परेशानी में आपको लगे कि अब कोई बचने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी घिसते गिरते पड़ते आप बच निकले और इसी तरह आप चल रहे हैं। दुनिया के पाकिस्तान को लेकर यही कुछ तासुरात पाए जाते हैं, और दुनिया को तो छोड़ो, खुद पाकिस्तानियों के अपने बारे में ये तासुरात है। क्या मुल्क ऐसे ही चलते हैं? अरे मुल्क तो छोड़ें, क्या कोई पंक्चर की दुकान भी ऐसे चलाई जा सकती? इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इतनी अनस्टेबिलिटी। कोई तीसरा आपकी मदद करना भी चाहेगा और आपको परेशानी से निकालना भी चाहेगा, तो क्यों चाहेगा? क्या आपके प्लान्स पर कभी कोई भरोसा भी करेगा? किसी और की बात तो बहुत दूर की बात है, हम ज़रा खुद ही देख लें। मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट से आते हुए, एयरपोर्ट से जाते हुए हम अपने तमाम कैश, ज्वेलरी, पैसे वगैरह सब एक हैंड बैग में रखते हैं, यानी कि चेक इन करते हैं, अपने साथ जहाज़ में लेके जाते हैं, अपने सीने के पास रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने उसको बैगेज में जमा करा दिया तो उसने शायद दोबारा नहीं मिला। अब जैसे हाईवे पर भी एक स्कैम होता है, आप मोटरवे पर सफ़र कर रहे हो और रास्ते में आपको कोई शॉप दिखे, कोई पेट शॉप दिखे, आप वहाँ पे रुक जाए कुछ सामान खरीदने के लिए, कोई कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक, ये वो फलाना डिब्बाना, और ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन आप उसको पैसे दें तो वो आपसे कहेगा कि यार आपके पास 5,000 का छुट्टा होगा, और अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 5,000 का छुट्टा है और आपने उसको दे दिया तो वो आपसे ले लेगा। इस लेन देन के बीच में दुकान पर मौजूद एक और शख्स तेज़ आवाज़ में इसको पुकार कर कहेगा कि यार इनसे मतलब मैंने अरेंज कर लिया, और जब वो इतनी तेज़ी से चिल्लाएगा और आप उसकी तरफ देखेंगे तो इस बीच वो आपके दिए गए खुले पैसों में से 2 या 3 नोट शार्ट कर देगा, चोरी कर, और ये आपको पता नहीं चलेगा, और बाद में वही फोल्ड करके ऐसे ही आपके हाथ में दे देगा और आप लेके रख लेंगे ये सोच करके यार मैंने अभी तो दिए थे पैसे, अभी इसने क्या ही इसमें से कुछ निकाला होगा। लेकिन दरअसल अगर आप गिनेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें 2 या 3 नोट कम है, नहीं है। और अगर आप उस पर जोर डालेंगे और उस पर प्रेशर करेंगे कि यार इसमें मैंने पूरे पैसे दिए थे, कहाँ है, ये है, वो है, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, तो वो बताएगा अरे अरे वो नीचे पड़े हुए पैसे, सॉरी गिर गए होंगे, मुझे दिखा नहीं। वो आपको उठा के आपके नोट वापस कर देगा। खैर, किसी जगह पर ट्रैवल करने के लिए आपको NIC और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इससे मुझे याद आया कि हमारे पास NIC बनवाने का कितना मुश्किल है, एक अजाब काम। माँ बाप को लेकर आओ, बहन को लेकर आओ, भाई को लेकर आओ, फिरौन के ज़माने में जो आपके आबा अजदाद रह गए हैं उनको लेकर आओ, उनका रेजिडेंट कार्ड दिखाओ। खैर, अब तो फिरौन का भी पासपोर्ट बन गया, उसकी बॉडी को ट्रैवल कराना भी एक अजाब काम था। सिर्फ हमारे ही मसले हैं। देखा जाए तो हमारे इदारों की काबिलियत के ऊपर ये एक नंगा भीगा हुआ सवालिया निशान है, और ऐसा लगता है कि आपने, मैंने और हम सब ने बेगैरती के एफिडेविट साइन कर लिए, किसी की शान में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बेगैरती तो ये भी है कि एक मर्द एक छोटे बच्चे को बाइक की टंकी पे बिठाकर रॉन्ग बाइक चलाता है और ठुक जाने पर आप ही को गालियाँ देता है, और ज़रूरत पड़ने पर आपकी मार कुटाई भी हो सकती है। हम गलत करते करते इतने सही हो गए कि हमें पता ही नहीं कि गलत होता क्या है। ना उस बाइक की टंकी पर बैठे बच्चे को मालूम कि गलत क्या होता है, ना उस ठुक जाने पर आपस में लड़के अपने गिरबानों को फाड़ने वाले लोगों को मालूम कि गलत क्या होता है, ना उस बैठे पुलिस वाले को मालूम जो ये सब देख रहा है और ये सोच रहा है कि यार ये अपना मसला खुद सुलझा लेंगे। हाँ, अगर उसके 3 भारी पत्तियों की जुगाड़ होने लगी, नोटों की जुगाड़ होने लगी, तो वो सोचेगा कि मैं इसमें इंटरफेयर करूँ, नहीं तो वो बोलेगा सही है, जान दो, लड़ते रहते हैं, होता रहता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके साथ डकैती की वारदात हो रही हो और आप पुलिस वालों को फ़ोन करें तो अगले 2-3 घंटे तक तो उन्होंने नहीं आना, लेकिन अगर आप अपनी जान पर खेल कर उस चोर को पकड़ लेते हैं तो अगले 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी। फिर वो अपनी जान पर खेल कर उस मजबे में से जो उस चोर को मार रहे होंगे, उस चोर को बचा कर ले जाएगी और उसको हवालात में डालेगी। फिर आगे कार्रवाई होती है कि नहीं होती, इससे हमें क्या लेने देना। हमें तो आज तक पता नहीं चला क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई। बाद में तो यही पता चलता है कि कोर्ट से वो छूट जाते हैं और फिर अपनी वारदातें दोबारा जारी रखते हैं। किसी गलत काम को गलत समझने के लिए सही चीज़ों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, सही चीज़ों को करने की आदत होना बहुत ज़रूरी है। जिसका पैदाइश से लेके मौत तक सब कुछ गलत सलत करते गुजरा हो, उसके लिए तो गलत काम ही सही होगा। और अगर उसके सामने कोई सही काम करेगा तो उसको जज करेगा, तो इसको समझाएगा भी कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे नहीं करते, हम तो यूं ही करते आ रहे हैं, सदियों से यही चलता आ रहा है। तो क्या सदियों तक यही चलता रहेगा? दुनिया में लोग पढ़ लिख कर, मेहनत करके नाम कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, तारीख रकम करते हैं, और हम सिर्फ रकम लूटते हैं। सबको बड़ा बनने का शौक है, पर अच्छा किसी ने नहीं बनना। अगर कोई बड़ा आदमी दिखता है तो लोग उसके साथ पिक्चर्स और वीडियोस खिंचवाने के लिए मरे जाते हैं। अब वो बड़ा आदमी चाहे वो करप्ट पॉलिटिशियन हो
मर्डरर हो, रेपिस्ट हो, या चोर हो, या पैसे खा के मुल्क से भागा हुआ हो, या जेल का कैदी जो यहाँ से फरार हो, उससे क्या ही फर्क पड़ना है। लेकिन वो बड़ा आदमी है और लोगों को लगता है कि अगर इस बड़े आदमी के साथ हमारी पिक्चर्स या वीडियोस आएंगी तो माशरे में हमें भी थोड़ी बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाएगा, हमारा भी नाम कहीं शामिल हो जाएगा, कहीं नाम लेके हमारा भी काम हो जाएगा। जान पहचान पर काम बन जाते हैं और मेरिट वाले पीछे रह जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बच्चे अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, रिश्तेदार MNA MPS बन जाते हैं, भांजे भतीजे DSP और पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, नवासे और बहनोई वगैरह जज बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि मुल्क में पैदा होने वाले दूसरे बच्चों के सरों के अंदर सिर्फ घास उगती है या फिर उनकी पीठ के ऊपर शुद्ध खुआर का ठप्पा लगा हुआ। सिंसियरिटी भी कोई चीज़ होती है, उससे भी पहले आता है खुद से सिंसियर होना। जो मैंने किया वो कितना सही था, फिर उसके बाद आता है सेल्फलेस होना। हमें पावर इसलिए चाहिए कि हम उस पावर का अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई इस्तेमाल कर सकें, जबकि मुझे ऐसा लगता है पावर इसलिए होना चाहिए कि उसके इस्तेमाल से किसी और का ज़ाती फ़ायदा हो सके। स्पाइडरमैन फिल्म में एक डायलॉग था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर मूवीज़ तो हमारे लिए सिवाय एंटरटेनमेंट और चुमा चाटी के अलावा क्या ही हैसियत रखती हैं। दुनिया जहाँ के अंदर फिल्म्स के थ्रू रेवोल्यूशंस आ जाते हैं और इधर हम कौन किसके साथ कमरे में गया, कौन किसके साथ क्या कर रहा था, उसकी वीडियो अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। नहीं क्या कहा? लिंक है तुम्हारे पास? अरे नहीं यार, कहाँ से आ रहा हूँ, लिंक लेके आ रहा हूँ, रुको। सफाई निस्फ ईमान है जिस मजहब में माना जाता है, उसके मानने वाले रोड पर ऐवई पिचकारियां मार रहे हैं। उनके दांत, गुटके और पान खाने की वजह से लाल हो चुके, नाप तोल में फर्क करते हैं। किसी को भी बेवकूफ़ बनाकर उसके माल को हथिया लेना कोई काबिलियत समझा जाता है, जैसे कि वो हराम की कमाई कोई आर्ट हो। नज़रों का जिना करने वाली इस कौम से अगर आप पूछेंगे कि अब अपने आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं, तो आप गलत सवाल पूछें। पढ़ा लिखा होना सब कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें ख़ानदानी भी होती। इसके बरअक्स इधर UK में मेरे अपने सगे दोस्त की बहन जो अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही थी और रास्ते में बच्चा शोर कर रहा था, जैसे कि बच्चे शोर करते हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, लौट रहा था ज़मीन के ऊपर। तो उन्होंने पास खड़े हुए पुलिस वालों की तरफ इशारा किया और अपने बच्चे को कहा कि अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं इन अंकल को तुम्हें बता दूंगी और फिर ये पुलिस वाले अंकल आके आपको ठीक करेंगे। ये बात जब पुलिस वाले को समझ में आई तो वो खुद चलकर आया इनके पास और कहा कि अपने बच्चे को हमारे खिलाफ ना भड़काएं, उसको हमारे लिए नफरत ना फैलाएं, बल्कि उसको ये बताएं कि अगर आप कभी मुश्किल में फंसे, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी कोई मसला पेश आ जाए, तो आपने इन पुलिस वाले अंकल के पास जाना है। ये आपके तमाम मसलों के लिए गो टू पर्सन है, ताकि ये बच्चा हमसे मोहब्बत करे, हमें अपना समझ। अब आप ईमान से बताओ, क्या हम अपने लिए भी ये कह सकते हैं? इधर पाकिस्तान में लोग अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क पैसे कमाने जाते हैं और जल्दी अमीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सबको बराबर की वैल्यू किया जाता है, बराबर की हैसियत होती है। ऐवान में बैठने वाले मिनिस्टर की भी वही हैसियत है कि जो कि जमादार की हैसियत है। शायद जमादार के पास ज़्यादा सहूलियात होती होंगी और सिर्फ पैसे ही कमाना वहाँ पे रुक जाने का मकसद नहीं होता। ज़हनी सुकून और कानून की पासदारी भी एक वजह होती है। चंबे कराना, भरमबाजी करना, धक्का मुक्की या नौकरी से निकलवा देने की धमकी देना तो बहुत दूर की बात, अगर आपसे आपका बॉस ऊंची आवाज़ में बात भी कर ले तो ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हो जाती हैं, आपके बगैर बताए और आपकी बगैर मदद ली। और अगर आप चाहें तो बॉस को निकलवा भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कंपनी में जुर्माना भी आ सकता है, और अगर आप चाहें तो कंपनी को बंद भी करवा सकते हैं। अब अगर हम खुद को देखें तो हमें अपने काम कराने के लिए चाय पानी और मिठाइयाँ तकसीम करनी पड़ती, पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत खिलानी पड़ती है उन कामों को करने के लिए जिनको करने के लिए वो ऑलरेडी हमारे टैक्स के पैसों से सैलरी ले रहा है, और सब भी गारंटी नहीं है कि वो काम होगा कि नहीं होगा। क्या पता 2 दिन बाद कह दे कि यार बड़े साहब को मिठाई चाहिए, वो इस बार ज़रा 1.25 किलो की मिठाई चाहिए। क्या पता अगले 1000 सालों तक वो काम ही ना हो। क्या पता आप मर जाएं और आपके बाद आपके बच्चे उस लाइन में लग जाएं उस काम को कराने के लिए, और क्या पता कभी काम हो ही ना। हाँ, एक बलबूते पे काम हो सकता है, अगर आप बड़े साहब की औलाद है तो बस फोन जाएगा और काम हो जाए। हाउसिंग सोसाइटीज़ के हाल देख लें, कितने ही लोगों की पेमेंट्स हो चुकी, कितने ही लोगों ने अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी हैं, फिर भी ना उनको फ्लॉट्स मिल सके हैं, ना उनको घर मिल सका है, ना उनको ज़मीन मिल सकी, ना उनको फ्लैट मिल सका। कितने ही केसेस हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स में पड़े हैं, कितने ही अनसॉल्व केसेस हमारी अदालतों में पड़े हुए हैं। एक मामूली मुलाजिम से लेके बच्चे पालने वाले पेरेंट्स तक सभी लोग परेशान। तालीमी निज़ाम भी हमारा कुछ खास नहीं। फिनलैंड का तालीमी निज़ाम दुनिया भर में बेस्ट माना जाता है। वहाँ पर सुना है कि 6-7 साल की उम्र तक बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजा जाता, 7 साल के बाद ही उसको दाखिल किया जाता है। एजुकेशन इन फिनलैंड इज़ एब्सोल्युटली फ्री। पेरेंट्स 1 रुपया नहीं देते, सारे खर्चे हुकूमत उठाती है।
कोर्सेज देती है, लैपटॉप देती है, टैबलेट्स देती है, और उन्हीं लैपटॉप्स और टैबलेट्स के अंदर ही कोर्स डले हुए होते हैं ताकि बच्चों को भारी किताबें और स्कूल बैग्स ना उठाना पड़े। और सुना है कि लंच भी फ्री होता है। मैं तो लंच के लिए जाता स्कूल बच सारे स्टूडेंट्स के लिए यकसा तालीम है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो अमीर का बच्चा हो। सबके कोर्सेज सेम है, सबको एक साथ एजुकेशन मिलती है, सबके टीचर्स सेम है, ताकि आगे जाके उन बच्चों में और बड़े घरानों के बच्चों में कोई फर्क ना रह सके। हमारे सरकारी स्कूल्स की हालत के बारे में तो आप जानते ही, उनके वाकयात के बारे में भी आप जानते ही होंगे। बाज़ इलाकों में तो सरकारी स्कूल्स के नाम पर सिवाय गायें, गधे, घोड़े और बकरे बंधे हुए हैं, और या तो दूध निकालने वाली गायों के बाड़े हैं और बर्फ़ की सीलें या उनके छोटे मोटे कारखाने भी चल रहे हैं। और कुछ इलाकों में तो लोगों ने सरकारी स्कूल से कमरे घेर के अपना ड्राइंग रूम बना लिया है और उधर मेहमानों को ठहराया जाता है। और कुछ जगहों पर तो सरकारी स्कूल्स है ही नहीं, सिर्फ ज़मीन है, ज़मीन स्कूल्स के नाम पर निकाली गई है, और उस ज़मीन के ऊपर भी 20-20 टीचर्स हैं और उन 20 टीचर्स की तनख्वाहें जाती हैं, सरकारी तनख्वाह आपके और मेरे टैक्स के पैसों से। सोचे आप एक स्कूल में एंटर होते हैं, उधर सारे जानवर मौजूद हैं, उधर सारे कारोबार हो रहे हैं, नहीं है तो टीचर और बच्चे ही नहीं है, और क्या पता वो दूध निकालने वाला कोई टीचर ही हो। हमको तो जहाँ मौका मिलता है हम वहाँ बता देते कि हम कौन है भाई। हमने तो इंटरनेट को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के अंदर अमेज़ॉन ने 7,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी अकाउंट्स को बैन कर दिया, फ्रॉड एलिगेशंस की वजह से। हमारे जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं वो अपने ग्राहकों से पैसे तो ले लेते थे, लेकिन उनको चीज़ भेजते ही नहीं थे। By using dropshipping model, sooner Amazon is taking decisions to completely ban Pakistan. Hope it won't happen, but continuous fraud charges let them make it happen. You doing haram business by doing fraud, destroying nation's image. You're gonna stop the earning of those who are earning for their families. क्या आपका कोई भी कारोबार यहाँ पर धोखाधड़ी और गलत बयानी के बगैर चल रहा है? आप खुद बताओ, जब आप मार्केट जाते हो कोई भी चीज़ लेने के लिए, तो क्या दुकानदार आपके सामने 2 ऑप्शंस नहीं रखता कि ये ओरिजिनल है और ये कॉपी? अब जब कॉन्स्टेंटली आप हर वक्त इसी सिचुएशन में रहेंगे कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा धोखा है, कहाँ से लेना चाहिए, कौन सा ज़्यादा चलेगा, तो आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजिंग स्टेट में डाल रहे हैं। तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में होने वाले हालात व वाक़यात के सही दिमागी तौर पे फैसले कैसे ले सकते हैं जब आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर एतमादी कम है और कन्फ्यूजन ज़्यादा है? हम हलाल खाना तो पसंद करते हैं, मगर अपना नहीं किसी और का। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह है। क्या ये ज़रूरी है कि जब मुल्क में बारिश नेमत बनकर नाजिल हो तो 2-3 हज़ार लोग मारे जाएँ, घर डूब जाएँ, फैमिलीज़ नाले में डूब जाएँ, सैलाब आ जाए आधे मुल्क में और जो आधे बच गए हैं वो करंट से मारे जाएँ? क्या इन सब चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं है? और अगर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, या यूं कह ले कि कोई इस मसलों को सॉल्व करना ही नहीं चाहता, तो आगे होगा क्या? तो फिर होगा क्या इन सब से? कॉम्प्लेक्स की शिकार कौम जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ाकर टैलेंटेड बनाकर किसी दूसरे मुल्क भेज देगी खिदमत करने के लिए, और वहाँ पर वो मुल्क उनकी काबिलियत को समझेगा। उनको इज्जत, प्रोटेक्शन, राइट्स, फ्री मेडिकल, बच्चों की पढ़ाई, पानी, बिजली, घूमना फिरना, और उसके साथ साथ अपनी नेशनैलिटी देकर हमेशा के लिए उसकी और उसके आने वाली नस्लों की लॉयल्टी को खरीद लेगा। फिर ना कोई चोर पैदा होगा और ना कोई नुकसान पहुंचाने वाला। बाकी रह गए हम। हमें तो वो एयरपोर्ट से भगा देंगे और बोलेंगे कि ही बिलोंग्स टू अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री।